नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में एक छोटा रेल मार्ग निर्माण करने की दृष्टि से इंदौर मनमाड़ रेलवे लाइन की स्वीकृति पिछले वर्ष की गई। कई सालों की मांग के पश्चात में यह परियोजना स्वीकृत हुई है, जिसको बनाने के लिए जो प्रारंभिक तैयारियां हैं जमीन अधिग्रहण के रूप में अभी वर्तमान में महाराष्ट्र राज्य में काफ़ी अच्छी चल रही थी। इसके पश्चात मध्य प्रदेश राज्य में भी अब यह जो कार्य है हमारे बड़वानी ज़िले में शुरू हो चुका है। बड़वानी ज़िले की राजपुर और ठीकरी तहसीलों में इसके बाबत राजपत्र जारी हो गए हैं। हालांकि अभी वरला और सेंधवा तहसील में जो प्रक्रिया है वह अभी धीमी है और उसमें समय लगेगा। इस बीच एकमात्र स्टेशन जो है हमारा निमरानी के पास में बनाया जाना है खरगोन जिले का। इसके अतिरिक्त बड़वानी, धार और इंदौर जिलों में भी कई स्टेशन बनाए जाएंगे, जिस बाबत प्रारंभिक प्रक्रिया अभी जमीन अधिग्रहण से संबंधित जो मसले हैं उनको सॉल्व करने का प्रयास रेलवे के द्वारा किया जा रहा है। इस बीच एक और सूचना जो निकलकर सामने आई है, सेंधवा और वरला तहसील के अधिग्रहण से संबंधित महत्वपूर्ण मामलों की बैठक बड़वानी कलेक्टर कार्यालय में आयोजित की गई, जिसमें कि बड़वानी कलेक्टर जयती सिंह जी और सेंधवा एसडीएम महोदय के साथ साथ परियोजना के प्रभारी अधिकारी किशोर सिंह जी भी उपस्थित रहे। इस परियोजना के बारे में संघर्ष करने वाली मनमाड़ इंदौर रेल संघर्ष समिति के प्रमुख श्री मनोज मराठी दी ने जानकारी में बताया कि अभी फिलहाल में वरला और सेंधवा के अधिग्रहण से संबंधित मामलों में धारा 20D और 20E से संबंधित कुछ कार्य अभी बाकी है, जिन्हें उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार पूरा करने के पश्चात अगले कुछ सप्ताह में उक्त कार्यवाही के बाद सेंधवा क्षेत्र की भूमि अधिग्रहण सूची भी जारी कर दी जाएगी। कलेक्टर कार्यालय ने इस मार्ग पर भूमि अधिग्रहण को लेकर विशेष निगरानी रखी हुई है और संबंधित अधिकारियों को शेष क्षेत्र की अधिग्रहण प्रक्रिया सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मराठी जी ने आगे बताया कि भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 20A से 20F तक की जाती है। 20A में प्रारंभिक अधिसूचना केंद्र सरकार द्वारा राजपत्र में दी जाती है कि निर्दिष्ट भूमि प्रयोजन हेतु आवश्यक है। इसके बाद सर्वेक्षण और निरीक्षण किया जाता है। 20B में भूमि का सर्वेक्षण और सीमांकन करके अधिकृत अधिकारी अधिसूचित क्षेत्र का स्थल निरीक्षण, मापन और नक्शा तैयार करते हैं। भूमि की सीमाएं निर्धारित की जाती हैं। धारा 20C में आपत्तियां दर्ज करने का अधिकार भूमि स्वामी और प्रभावित व्यक्तियों को अधिसूचना प्रकाशन से तिथि के 30 दिन से भीतर लिखित आपत्ति दर्ज करने का रहता है। वहीं 20D में आपत्तियों की सुनवाई होती है। सक्षम अधिकारी आपत्तियों की जांच कर अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को प्रस्तुत करते हैं। सरकार आपत्तियों पर विचार कर अंतिम निर्णय लेती है। वहीं धारा 20E में अधिग्रहण की घोषणा की जाती है। जब सरकार यह सुनिश्चित कर लेती है कि भूमि रेलवे प्रयोजन के लिए आवश्यक है, तब राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित की जाती है। इसके प्रकाशन के साथ भूमि का स्वामित्व केंद्र सरकार को हो जाता है। वहीं धारा 20F में मुआवजा निर्धारण किया जाता है। अधिग्रहित भूमि के स्वामियों को उनके अधिकारों के अनुसार उचित व न्याय संगत मुआवजा प्रदान किया जाता है। मुआवजे का निर्धारण रेलवे अधिनियम व संबंधित नियमों के अनुसार किया जाता है। धारा 20A से 20F तक की यह प्रक्रिया रेलवे परियोजनाओं के लिए आवश्यक भूमि अधिग्रहण का संपूर्ण वैधानिक ढांचा प्रदान करती है, जिससे परियोजनाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित होता है। हमारे बहुत सारे दर्शकों ने जानना चाहा है कि उन्हें ज़मीन का मुआवजा कितना मिलेगा और क्या रेट चल रहा है, तो इसकी जानकारी वे लोग संबंधित जो तहसील या एसडीएम ऑफिस है वहां जाकर पता कर सकते हैं, क्योंकि वहीं पर से आपको तथ्यपरक जानकारी इसके बारे में मिल पाएगी। ऑनलाइन या किसी साइट पर इसके बारे में जो दर है वह क्लियर नहीं है। जो जानकारी विभिन्न स्रोतों पर उपलब्ध है उसमें ऐसा बताया जाता है कि जो कृषि की ज़मीनें होती है उनका 2 गुना या 4 गुना मुआवजा दिया जाता है और 100% उस ज़मीन का मूल्य अलग से दिया जाता है। तो इसके साथ में जो नलकूप और पाइपलाइन, पेड़ आदि स्थित रहते हैं उक्त ज़मीन पर, तो उनका मुआवजा अलग से दिया जाता है। बने हुए मकानों के मुआवजे के लिए भी दर अलग से होती है। इसके लिए जो ज़मीन अधिग्रहण कानून है उसकी धाराएं 20A से लगा के 20O तक बहुत सारी धाराएं हैं, जिसके अंतर्गत अलग अलग तरीक़ों से यह जो पूरी प्रक्रिया है निपटाई जाती है।
जिसमें से हमने 20A से 20F तक आपको पूर्व में बता दिया है। इसके आगे बात करें तो 20G में मुआवजे का भुगतान और वितरण किया जाता है। इसके पश्चात 20H में अधिग्रहण की गई भूमि का उपयोग किया जाता है। 20I में सरकार को भूमि का हस्तांतरण किया जाता है। 20J में किसी मुआवजा या अधिकार से जुड़ी आपत्ति होती है तो उसका रेलवे ट्रिब्यूनल में प्राधिकारी द्वारा विवाद का निपटारा किया जाता है। और 20K में अधिग्रहण की समाप्ति होती है। यदि भूमि का उपयोग निर्धारित समय में नहीं हुआ तो सरकार चाहे तो भूमि वापस कर सकती है। 20L में अभिलेख में संशोधन स्वामित्व परिवर्तन दर्ज किया जाता है। 20M में पुनर्वास और पुनर्स्थापन यानी कि प्रभावित परिवारों के लिए दूसरी जगह पर पुनर्वास किया जाता है या वैकल्पिक सहायता दी जाती है। 20N में शक्तियों का प्रत्यायोजन करते हुए केंद्र सरकार किसी संस्था या अधिकारी को उक्त जो ज़मीन का स्वामित्व है वह सौंप सकती है। और 20O के अंतर्गत अधिग्रहण की प्रक्रिया में उत्पन्न किसी कठिनाई के समाधान के लिए सरकार नियम बना सकती है। तो यह एक बहुत ही लंबी चलने वाली प्रक्रिया होती है जिसमें कई स्तर की प्रक्रिया पूरा करने के पश्चात में ज़मीनें सरकार को प्राप्त होती है रेलवे लाइन वगैरह के निर्माण के लिए। यही हमारी मनमाड़ इंदौर रेल परियोजना में हम देख रहे हैं कि अभी प्रारंभिक तैयारियां चल रही हैं। इसमें दावे आपत्तियां भी आती हैं। इसके पश्चात जो मुआवजे की लिस्ट आएगी उसमें मुआवजा प्राप्त होने का मिलान किया जाता है किसानों के द्वारा। यदि उसमें कोई कमी पाई जाती है तो वे लोग आपत्ति ले सकते हैं। तो इसके सब प्रक्रिया से निपटने के पश्चात ही जो रेलवे लाइन का निर्माण है वह शुरू हो पाता है। मराठे जी ने आगे बताया कि यह परियोजना मनमाड़ से शेरपुर महाराष्ट्र तक आएगी। इसके पश्चात मध्य प्रदेश में सेंधवा से लेकर बड़वानी, धार, खरगोन और इंदौर जिलों में यह परियोजना गुजरेगी। अभी केवल बड़वानी जिले के राजपुर और ठीकरी क्षेत्र की अधिसूचना जारी हुई है। कुल लागत 18,000 करोड़ से ऊपर है। यदि समय पर कार्यवाही नहीं हुई तो लागत बढ़ने की संभावना है। इसलिए परियोजना की शीघ्र शुरुआत के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए जाने की आवश्यकता है। और इसके लिए क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों जिसमें से माननीय श्री अंतर सिंह जी आर्य, अनुसूचित जनजाति आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष और क्षेत्रीय सांसदों से संपर्क कर मध्य प्रदेश में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पर जल्द कार्यवाही और सहयोग सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों से चर्चा करने की योजना बनाई जाएगी ताकि समय पर जो परियोजना के कार्य शुरू हो जाएं तथा इसकी लागत भविष्य में ना बढ़ पाए। तो दोस्तों बहुत अच्छी बात है कि जो इस परियोजना के लिए सक्रियता अब ज़मीनी स्तर पर दिखाई देने लगी है। हमारे बड़वानी ज़िले में जैसा कि मराठे जी ने बताया कि कुछ मसलों पर जो सहमति नहीं बन पा रही है और जल्दी ही उसको पूरा करने के पश्चात में ज़मीन अधिग्रहण की प्रक्रिया बड़वानी ज़िले में आगे बढ़ेगी। 2 तहसीलों के और ज़मीन अधिग्रहण किए जाने हैं और जब तक वह कार्य नहीं होगा तब तक इस परियोजना का अधिग्रहण बड़वानी ज़िले में पूरा नहीं होगा। वहीं धार और इंदौर ज़िले के बारे में अभी तक कोई भी जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है। खैर वहां पर भी जो राजस्व अधिकारी हैं रेलवे अधिकारियों के साथ सामंजस्य बिठाकर जो ज़मीन अधिग्रहण से संबंधित मसले हैं उनको शीघ्र पूरा करके जो ज़मीन अधिग्रहण की प्रक्रिया है उसको शुरू करेंगे, क्योंकि वह भी एक महत्वपूर्ण इलाका इस परियोजना के लिए है और वहां से ही होकर जो हमारी यह महत्वपूर्ण कनेक्टिविटी इंदौर से मुंबई के बीच में भविष्य में छोटा रेल मार्ग निर्माण करेगी। इसका एक महत्वपूर्ण इलाका गुजरने वाला है और कई सुरंगें भी इसमें बनाई जानी हैं जिससे कि जो बड़ी बड़ी पहाड़ियां हैं उनको काटना ना पड़े। कई बड़े पुल बनाए जाने हैं, नदियों पर बड़े बड़े पुल बनाए जाने हैं। तो कार्य जल्दी ही टाइम से शुरू हो जाए तो निश्चित तौर पर यह समय से पूरा भी किया जा सकेगा। अन्यथा इसी तरह जो प्रक्रिया है विभिन्न कार्यों में ही उलझी रहेगी और जैसा कि मराठे जी के द्वारा चिंता जाहिर की गई है इसकी लागत बढ़ जाएगी, क्योंकि सबसे पहले जब इसका सर्वे किया गया था तब इसकी लागत मात्र 1200-1300 करोड़ रुपए के आसपास थी। 1995 के आसपास की बात यह है और अब तक धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते यह लागत 18,000 करोड़ के ऊपर चली गई है। तो निश्चित तौर पर यदि समय से जो कार्य हो जाए तो उसका फ़ायदा सभी को मिलेगा और लागत इसकी ना बढ़े। इसलिए रेलवे प्रशासन को भी अब जल्द से जल्द जो ज़मीनें अधिग्रहित करके उचित मुआवजा देकर किसानों को विवादों को ख़त्म करके इसका निर्माण कार्य सुनिश्चित करना चाहिए। वैसे सरकारी ज़मीनों को प्राप्त करने में कोई दिक्कतें नहीं आएंगी, तो उसके लिए सबसे पहले सरकारी ज़मीनों पर कार्य करने के लिए विभिन्न जो पुल पुलिया बनाने से संबंधित प्रक्रिया है वह रेलवे को शुरू कर देनी चाहिए और इसके टेंडरों को निकलने का सिलसिला
शुरू होना चाहिए, ताकि जो इंतज़ार है परियोजना के कार्यों को धरातल पर होते देखने का वह ज़्यादा लंबा ना खींचे। आप यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अपने मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।